हेलो दोस्तों, राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ, जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और साथ साथ इसे अपने कॉपी पर भी नोट करिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बनी तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बनी। और रिवीजन करते समय आपको एक नज़र इस पर भी पड़ सके कि कौन महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें हम देखेंगे इस वीडियो में 712 से 717 ईस्वी तक, इसी में एक नए युग का जन्म होता है। देखिएगा, जिसमें क्या तो देखिएगा, मध्यकालीन इतिहास जो हम भारत के बारे में हम पढ़ेंगे, जो एक नए युग को जन्म देता है। तो आज रखिएगा, पूछेंगे भारत में मध्यकालीन की शुरुआत कौन से शताब्दी से माना जाता है? तो 7वीं सदी से माना जाता है, 7वीं सदी से। लेकिन इसमें अरब आक्रमण होता है, भारत के मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले। एक नए धर्म का उदय होता है, जो है इस्लाम धर्म। क्या है? तो इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ जो होता है अमन या शांति होता है, अमन या शांति होता है। हम इसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम सीधे देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिएगा, जिसमें से क्या तो देखिएगा, हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में हम देखेंगे। देखिएगा, हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ है 770 ईस्वी, कहाँ में हुआ? तो मक्का में। कहाँ हुआ? तो मक्का में। आप कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा हज़रत मोहम्मद साहब, इसका दे दीजिएगा जीवन परिचय। आप इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे संबंधित अगर प्रश्न एग्जाम में आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। तो पूछेंगे हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ है? तो 770। कहाँ? तो मक्का में हुआ था। लेकिन इनके माता का नाम क्या था? तो अमीनी थी। क्या? तो अमीना था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। क्या? तो अब्दुल्ला था। और इनके पत्नी का नाम खदीजा या आसिया था, खदीजा या आयाशा था। इनकी पुत्री का नाम फातिमा, क्या? तो फातिमा था। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, फातिमा या क्या तो फातिमुजो, क्या तो फतिमुजोहर कहा जाता है, मुजोहर, जो बहुत ही खूबसूरत था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन प्रश्न में ये सभी नहीं देता है, इनका जन्म, माता पिता एवं जन्म स्थल पूछता है। देखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति गार ए हीरा नामक में हुआ, गार ए हीरा नामक स्थान पर हुआ है। 600 क्या बोले हैं? 622 ईस्वी में मक्का को छोड़कर हज़रत मोहम्मद साहब मदीना चले गए, जहाँ से उन्होंने हिजरी संवत प्रारंभ किया। तो हिजरी संवत की प्रारंभ कब होता है? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। और इनकी मृत्यु कब होता है? तो हज़रत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु होता है 632 ईस्वी में होता है, 632 ईस्वी में होता है। देखिएगा, एक है खलीफा क्या तो हज़रत मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था, जो एक धार्मिक राजनीतिक अधिकार थे। इसी में देखिएगा, अबू बकर जो था 80% सुन्नी थे, और उमर क्या तो उस्मान और अली 20% शिया थे, 20% शिया थे। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछता है कि हज़रत मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी को क्या कहा गया? तो खलीफा कहा गया। क्या? तो खलीफा कहा गया है। आपको ये सभी पॉइंट याद ही रहना चाहिए। अब देखते हैं भारत पर अरब आक्रमण। अब अगला हेडिंग दीजिएगा, भारत पर अरब आक्रमण। तो भारत पर अरब आक्रमण सबसे पहले किसने किया है, और कब सफल रहा है और कब असफल रहा है, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिएगा, आप कॉपी पर दे दीजिएगा हेडिंग भारत पर अरब आक्रमण। तो देखिएगा, भारत पर सबसे पहले क्या बोले, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम जो आक्रमण किया था अरबों ने किया था। किसने? तो अरबों ने किया था। देखिएगा, अब पहला आक्रमण क्या बोले, पहला आक्रमण कब किया गया था? तो 711 में। किसके विरुद्ध? तो अब्दुल्ला के विरुद्ध, जो असफल रहा था। और दूसरा आक्रमण भी
सॉरी 711 में किया गया था। दूसरा भी आक्रमण 711 में बुंदेला के विरुद्ध जो भी ये भी असफल रहा, देखिएगा। लेकिन तीसरा आक्रमण क्या बोले, लेकिन तीसरा आक्रमण 712 में हुआ है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये सफल रहे हैं। तो याद रखिएगा अरब पर क्या बोले हैं, अरब पर सफल आक्रमण करने वाले कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम थे। और कब किया था, तो 712 ईस्वी में। लेकिन असफल 2 आक्रमण हुए अब्दुल्ला और बुंदैला का, जो 711 में किया था। तो इसी में बताया गया है, देखिएगा बहुत ही अच्छा से सजाए हुए हैं। देखिएगा अरब के राजा, उस समय अरब के राजा क्या, तो मंसूर अल हजाज था। मंसूर अल हजाज का सेनापति था कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम था। और देखिएगा अरब आक्रमण जो हुआ था खैबर दर्रे से घुसकर हुआ था। खैबर दर्रे को पार कर अरब आक्रमण किया गया था। तो ये प्रश्न बहुत बार ही पूछा गया है कि अरब आक्रमण जो हुआ था किस दर्रे को पार कर, तो खैबर दर्रे को पार करके हुए थे। आइए कि देखिएगा सिंध विजय, क्या बोले हैं, सिंध विजय की जो जानकारी मिलता है अली अहमद की पुस्तक चचनामा से मिलता है। तो याद रखिएगा चचनामा के लेखक कौन हैं, तो अली अहमद हैं। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। इसी में बताया गया, देखिएगा राहोर, क्या बोले हैं, राहोर ब्राह्मणवाद का युद्ध भी सिंध विजय से ही संबंधित है। एक है मोहम्मद बिन कासिम और सिंध का राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध का राजा दाहिर के साथ युद्ध हुआ था। इसमें 2 पुत्रियां सूर्यमाला और परिमाला थी। क्षेत्र क्या, तो सिंध क्षेत्र को केवल बंदरगाह से संबोधित करते थे उस समय। तो पूछेंगे क्या बोले हैं, तो मध्यकालीन में सिंध जो था एक बंदरगाह के लिए बहुत ही फेमस था, अर्थात फेमस नगरी था। प्रसिद्ध नीरम बौद्ध स्थल थी कौन, तो सिंध। आगे देखिएगा इसी में बताया गया है, देखिएगा अरब जो आक्रमण किए थे उनका क्या उद्देश्य रहा है। कोई भी ऐसे ही आक्रमण थोड़े कर देता है, कोई किसी का ना किसी उद्देश्य होता है, इसीलिए वे आक्रमण करता है। देखिएगा भारत की धन संपदा को लूटना, ये अरबों का पहला उद्देश्य था। अरबों का पहला उद्देश्य क्या था, तो भारत की धन संपदा को लूटना। और दूसरा जो उद्देश्य था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और इसके साथ साथ जो था एक कारण था अल हिजाज के समुद्री जहाज को सिंध के लुटेरों ने लूट लिया था। जब अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने अरब आक्रमण 712 में सफल किया था, तब उसका मुख्य प्रभाव क्या रहा है। देखिएगा भारत में अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान और विज्ञान आदान प्रदान हो गया था। ऊँट पालन की शुरुआत क्या, तो मानसून ज्ञान एवं समुद्र विज्ञान का भी आगमन हुआ था। मानसून ज्ञान और समुद्र विज्ञान की भी आगमन हुआ है। ये हम सभी अरबों से ने ही सीखा था। तो ऊँट पालन अरबों से सीखा है, मानसून ज्ञान एवं समुद्र विज्ञान अरबों से ही सीखा है। मानचित्र कला का प्रयोग किसकी देन है, तो अरबों के ही देन है। किसकी देन है, तो अरबों के ही देन है। खजूर की खेती किसकी देन है, तो अरबों की ही देन है। आप ध्यान से याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम, क्या बोले हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम सोने के सिक्के जारी किए थे। प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जो ने सोने के सिक्का जारी किया और उसका मुद्रा का नाम क्या था, दिरहम था। अरब के लोगों ने क्या बोले हैं, अरब के लोगों ने भारत से क्या सीखा, तो दशमलव पद्धति। अरब के लोगों ने भारत से क्या सीखा, तो दशमलव पद्धति सीखा था। ये सब आपको याद ही रहना चाहिए। देखिएगा भारतीय साहित्य का अरबी में अनुवाद, भारतीय साहित्य का जो था अरबी में अनुवाद, तो आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुति संहिता, पंचतंत्र क्या, तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत एवं खंडन सिद्धांत, ये सभी जो हैं अरबी भाषा में लिखा गया है। आपको ये ध्यान में याद
रखिएगा। जजिया कर का इतिहास, जजिया कर का इतिहास जो है, जजिया कर जो है गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। याद रखिएगा, जजिया कर किस पर लगा था? गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जो एक धार्मिक कर था। जो क्या था? धार्मिक कर था। उसमें कुल 3 प्रकार के कर होते, उसमें से कुल कितने? तो 3 प्रकार के कर होते थे। एक था पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ब्राह्मण, विधवा, विकलांग को छोड़कर। मोहम्मद बिन कासिम जो था, जो कर लगाया था, ब्राह्मण, विधवा और विकलांग को छोड़कर सभी पर लगा दिया था। और दूसरी बार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सिर्फ लगाया था, विधवा और विकलांग को छोड़ दिया था और ब्राह्मणों पर लगाया था। लेकिन तीसरी बार जो है औरंगजेब सभी हिंदुओं पर लगा दिया था, सभी हिंदुओं पर लगा दिया था। आपको ये ध्यान में याद रहना चाहिए। ये प्रश्न जो हैं कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाइएगा। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा, बहुत ही अच्छा से। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं क्या? तो देखिएगा, 1 मिनट। तो दोबारा हम इसे बोल देते हैं। पहली बार जो था, पहली बार ब्राह्मण, विधवा, विकलांग को छोड़कर सभी पर कर किसने लगे? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और दूसरी बार ब्राह्मणों पर कर किसने लगे? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और तीसरी बार सभी हिंदुओं पर किसने लगे था? औरंगजेब ने। देखिएगा आगे क्या? तो भारत पर तुर्क आक्रमण या महमूद गजनबी का अभियान। आप कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा, भारत पर तुर्क आक्रमण या महमूद गजनबी का अभियान। ये आपको हेडिंग दे दीजिएगा। जिस प्रकार हम सजा के लिखे हैं, आप उसी प्रकार लिखते चलिएगा, ताकि आपको रिवीजन करते समय बहुत ही अच्छा से और समझ आ सके और कम से कम समय में रिवीजन आपको हो सके। तो देखिएगा, यामनी वंश या गजनी वंश, यामनी वंश या क्या बोले हैं? गजनी वंश। तो याद रखिएगा, महमूद गजनबी जो था यामनी या गजनी वंश के थे। लेकिन ये जो अपना राजधानी बनाया था, गजनी बनाया था, महमूद गजनबी जो था अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो गजनी बनाया था। तो देखिएगा, महमूद गजनबी जो था अल्पतगीन के पुत्र कौन थे? सुबुतगीन। और सुबुतगीन के कौन थे? तो महमूद गजनबी। अब ये तीनों का हम इतिहास देखिए। तो देखिएगा, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो अल्पतगीन ने। किसने की? अल्पतगीन ने। कब किया था? 932 ईस्वी में। 932 ईस्वी में अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जबकि सुबुतगीन ने 977 में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और प्रथम तुर्क आक्रमण बना। सुबुतगीन। महमूद गजनबी जो था, 998 ईस्वी में सुबुतगीन का पुत्र बना था। लेकिन देखिएगा, इसी में बताया गया है, देखिएगा, महमूद गजनबी, क्या बोले हैं? महमूद गजनबी के बारे में हम सिर्फ पढ़ेंगे। पहले देखेंगे महमूद गजनबी जो थे कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। तो बगदाद के खलीफा अल अदिल बिलहा की उपाधि ये सभी किसने धारण किया? तो महमूद गजनबी। ऐसे ही यामनी उद्दौला कहा जाता था, यामनी उ बिल्ला कहा जाता था। सुल्तान गाजी जो प्रथम शासक था, क्या तो बुत किशन या मूर्ति भंजक। ये सभी जानता है कि मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? तो महमूद गजनबी को कहा जाता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि बुत किशन किसे कहा जाता है? तो महमूद गजनबी को ही कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये सभी जो हैं प्रश्न एग्जाम में पूछा ही गया है। आगे देखिएगा क्या? तो महमूद गजनबी के भारत पर कितने बार आक्रमण किए? तो ये कितने बार अभियान किए हैं? तो कुल 17 बार अभियान किए हैं। जिसका कारण क्या बना? महमूद गजनबी भी भारत पर आक्रमण किया, उसका कोई भी कारण था, उसका हम कारण देखते हैं क्या है। तो इसको भी धन लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार, मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना था। तो देखिएगा,
महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए हैं। हम उसी के बारे में देखते हैं कि कब और किसके विरुद्ध किया था। देखिएगा, जिसमें से हम देखेंगे पहला, तब पूछेंगे 1 मिनट देखिएगा, थोड़ा सा ऐसे देखिएगा। पहला, एक तरफ है स्थान, दूसरा तरफ है वर्ष और तीसरा तरफ है परिमाण। स्थान कहने का मतलब है कि किस स्थान पर किया था और कब, और उसका परिमाण क्या निकला है, हम उसी के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र पर पूरा 1000 में किया था, हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। दूसरा जो है पेशवार, दूसरा क्या तो पेशवार 1001 में किया था। राजधानी बेंदी उदयभांडपुर पर कब्जा, जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। जयपाल जो था आत्महत्या कर ली थी। तो देखिएगा, पहला जो महमूद गजनवी आक्रमण पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर जयपाल को हरा दिया। दूसरा पेशवार पर किया था 1001 में, और उस समय जयपाल ने हत्या कर ली थी। उसके बाद देखिएगा, तीसरा आक्रमण भटिंडा पर किया था। भटिंडा कब तो 1005 में, विजय राज के काल में। तीसरा जो था मुल्तान 1006 में, क्या था दाऊद करमाथी। पांचवा जो है मुल्तान 1007 से 1008, क्या तो सुखपाल। पांचवा देखिएगा आगे क्या है तो बेंदी पेशवर, क्या तो बेंदी पेशवर 1008 से 1009, हिंदू शाही राजा आनंदपाल के विरुद्ध किया था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां अभियान जो है नारायण अलवार 1009 में किया था। और 8वां जो आक्रमण किया था 1010 में खुरपाल के विरुद्ध। लेकिन महमूद गजनवी को जो सबसे ज़्यादा आक्रमण रहा था, सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ का। तो देखिएगा, थानेश्वर पर 1013 से 1014 के बीच किया था। रामचंद्र स्वामी मंदिर कृष्ण को लूटा था। तो 9वां आक्रमण जो हुआ था थानेश्वर 1013 से 1014, राजा रामचंद्र स्वामी मंदिर कृष्ण को लूटा था। नंदन के विरुद्ध 1014 में त्रिलोचन पाल के विरुद्ध। कश्मीर पर 1015 से 1016 में संग्राम लाहौर के बीच। और 12वां आक्रमण जो था 1018 से 1019 के बीच प्रतिहार राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। देखिएगा, कालिंजर 1019 में चंदेल शासक द्विधार बहुत मुश्किल था। कश्मीर 1021 में स्त्री शासिका 1001 में कश्मीर पर जो वहाँ की स्त्री शासिका था। ग्वालियर कालिंजर पर आक्रमण कब किया था तो 1022 में चंदेल शासक के विरुद्ध। सोमनाथ का मंदिर जो सबसे फेमस रहा है 16वां आक्रमण था 1024 से 1025, लेकिन आपको बुक में 1025 मिलेगा। भीम प्रथम सोलंकी के विरुद्ध आप गुजरात के चालुक्य थे। सिंध के लिए 1027 में जाटों के शासक के विरुद्ध। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो जाता है। आगे देखिएगा कि महमूद गजनवी ने अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो सेना में तिलक नामक हिंदू सेनापति रखा। सिक्कों पर घोड़सवार तथा नंदी के चिन्ह लगवाए। सोना एवं चांदी के। सिक्कों पर संस्कृत और अरबी भाषा थे। प्रमुख साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा क्या है तो प्रमुख साहित्यकार में अल-बरूनी जो थे। तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद जो अरबी भाषा में, तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद जो है किस भाषा में तो अरबी भाषा में गजनी के साथ अल-बरूनी आया था। तो याद रखिएगा, महमूद गजनी के साथ कौन आया था, महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी आया था। फिरदौसी जो हैं शहनामा के लेखक हैं,
ईरान का महाकाव्य कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। ईरान के महाकाव्य किसने लिखा है? तो फिरदौसी ने। फिरदौसी ने। और कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग किसने बताया? कश्मीर को जो था पृथ्वी का स्वर्ग किसने बताया? फिरदौसी ने बताया था। और ये कौन भाषा में? तो ईरान का महाकाव्य कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग बताया है किसने कहा? तो किस भाषा में लिखा गया? तो फारसी भाषा में। पूर्व का होमर फिरदौसी को कहा जाता है। पूर्व का होमर फिरदौसी को ही कहा जाता है। उत्वी दरबारी कवि था। महमूद गजनबी के दरबारी कवि था उत्वी। तारीख़ी यामनी के लेखक कौन है? तो उत्वी। तारीख़ी यामनी के लेखक उत्वी जी। किताबुल यामनी इसी को कहा जाता है। क्या? तो है बैहाइक तारीख़ी सुबूत गिनी। आगे हैं फारूकी। क्या? तो फारूकी। आगे दीजिएगा हेडिंग मोहम्मद गौरी का अभियान या मोहम्मद गौरी का साम्राज्य। ये आप हेडिंग दीजिएगा अपने कॉपी पर। हम ये आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे। 1173 से 1206 तक देखेंगे। देखिएगा जिसमें हम देखेंगे गौर प्रदेश सासनी वंश। गौर प्रदेश का सासनी वंश जो मोहम्मद गौरी था, याद रखिएगा ये है मोहम्मद गौरी। इसके पहले जो हम ऊपर पढ़े थे वह था महमूद गजनबी थी। तो देखिएगा इसके बारे में। क्या? तो 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद बिन शाम को गजनी का शासक बना दिया। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को मोहम्मद बिन शाम को गजनी का शासक बना दिया। और 1175 में प्रथम आक्रमण करके मुल्तान पर क्या? तो करमाथी जाति पर खैबर दर्रे से आया और उसे विजय प्राप्त कर लिया था। आगे देखेंगे 1178 में गुजरात पर अभियान किया था। गुजरात पाटन पर किया था 1178 में। लेकिन इसी में हम देखेंगे, देखिएगा चालुक्य के राजा भीम द्वितीय संरक्षण न्यायिका देवी जो थे असफल कर दिया था। और सोलंकी वंश जो मूल राज द्वितीय थे। सोलंकी वंश जो थे मूल राज द्वितीय थे। 1197 में कश्मीर और सिंध पर आक्रमण किया था। कश्मीर और सिंध पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कब किया? तो 1197 में। इसी में देखेंगे 1186 में पंजाब को जीता था। 1186 में पंजाब को जीता जाता जो भटिंडा 1186 में। आगे देखेंगे क्या? तो युद्ध का कारण क्या बना है? तो धन प्राप्ति और साम्राज्यवाद। देखिएगा मोहम्मद गौरी के प्रमुख अभियान तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में और चंदावर के युद्ध 1194 में। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान वंश के थे और मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी क्या? तो राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर के भी युद्ध हुआ था। लेकिन देखिएगा तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था और तराइन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था और चंदावर के भी युद्ध में मोहम्मद गौरी ही जीता था। देखिएगा एक मिनट देखिएगा। क्या? तो पृथ्वी चौहान तृतीय जो राज पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय जो राज पिथौरा के नाम से जाना जाता थे। इसके पिता सोमेश्वर सिंह चौहान थे। 1178 से 1192 तक ये शासन किए थे। लेकिन देखिएगा दिल्ली के चौहान वंश जो अंतिम शासक थे, दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने किया था। अनंगपाल तोमर गुर्जर शासक ने किया जो पृथ्वी चौहान के नाना थे। क्या? तो अनंगपाल तोमर जो दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्ली का पुराना नाम ढिल्लीकापुरी थी। दिल्ली का पुराना नाम ढिल्लीका थी। तो देखिएगा एक है पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है।
हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन था? पृथ्वीराज रासो। तो विशलदेव रासो जो था नरपतिनाला द्वारा लिखा गया है। खोमान रासो दलपति विजय द्वारा लिखा गया है। परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखा गया है। देखिएगा, मोहम्मद गौरी से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। तराइन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, जो एक सूफीवाद के प्रवर्तक थे। दारगाह अजमेर में था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में है। चंदावर के युद्ध के बाद लक्ष्मी देवी के सिक्के चलाए गए थे। चंदावर के युद्ध के बाद लक्ष्मी के सिक्के चलाए गए थे। उत्तर भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत हुई जो जमीन से जुड़ा है, टकराव करता है। आगे देखिएगा, 1203 ईस्वी में कालिंजर अभियान हुआ। चंदेल शासक परमदेव को हराया था। 1203 ईस्वी में कालिंजर अभियान चंदेल शासक परमदेव को हराया था। अल्लाह और उदल के सेनापति थे। अंतिम अभियान खोरो जनजाति के विरुद्ध मोहम्मद गौरी जो था। अंतिम अभियान मोहम्मद गौरी पूछें किसके विरुद्ध अंतिम है? तो खोरो जनजाति के विरुद्ध। गौरी की मृत्यु 1206 में हुआ। गौरी की मृत्यु कब था? 1206 में हो गया था। देखिएगा, मोहम्मद गौरी के 4 प्रमुख गुलाम। तो मोहम्मद गौरी के 4 प्रमुख गुलाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यलदौज था, कोबाचा था, बख्तियार खिलजी था। तो मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कोबाचा, बख्तियार खिलजी। यलदौज को लाहौर और दिल्ली मिला था। अब यलदौज को जो ऐबक का ससुर का था गजनी मिला था। और कोबाचा जो था ऐबक का जीजा था। ये सिंध मिला था। मुल्तान, काबुल और गंधार मिला था। आगे देखिएगा, बख्तियार खिलजी था बंगाल और बिहार मिला था। देखिएगा, 1200 से 1204 ईस्वी तक 1204 ईस्वी तक 3 विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए हैं। तो बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी। बंगाल पर आक्रमण लक्ष्मण सेन के विरुद्ध किया था बख्तियार खिलजी। लखनौती को राजधानी बनाया किसने? तो बख्तियार खिलजी। आगे देखिएगा, बख्तियार खिलजी पहले गौरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी पहले गौरी का सेनापति था, बाद में वह ऐबक का सेनापति बन गया था। बख्तियार खिलजी पहले गौरी का सेनापति था, बाद में ऐबक का सेनापति बन गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो हम इसमें पढ़े हैं मोहम्मद साहब के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इसके अलावा पढ़े हैं क्या? तो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के बारे में आप इसे ध्यानपूर्वक एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से लाभ हो सके। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो होगा दिल्ली सल्तनत। तब तक के लिए धन्यवाद।